आज मायो की तकरीब घर के लॉन में ही मुनक्किद की गई थी। घर के सभी लोग मुख्तलिफ कामों में मसरूफ नजर आ रहे थे। सुबान के इंसिस्ट करने पर सीरत ने भी मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लिया हुआ था। वैसे भी उसकी बहन की शादी थी। वो काशान और रेनम की शादी पर खुश थी। बेशक माँ बाप से नाराज हो, मगर चंद दिनों में ही रेनम उसे अजीज हो गई थी। निकाह की तकरीब दोपहर में ही अंजाम दे दी गई थी। अब शाम का वक्त था, लिहाजा मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। सीरत बेटा, जरा रिनम को देख कर आओ, तैयार हो गई है तो उसे बाहर ले आओ। वाशान पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक, युसरा ने उजलत में सीरत से कहा। रिनम को मैं देख लेती हूँ, बल्कि मेहमान भी आ गए हैं, थोड़ी देर ही मैं उसे बाहर ले आऊंगी। और पाशान अपने फ्लैट से निकल चुका है, पहुंचने ही वाला होगा। अभी फोन किया था मैंने उसे। सीरत ने उपटन और मेहंदी से सजे थाल किचन में रखते हुए कहा। पाशान हफ्ता पहले ही अपने फ्लैट में शिफ्ट हो चुका था। रात के खाने के टाइम पर वो यहाँ सबके पास आ जाता, क्योंकि उसका फ्लैट ज्यादा दूर नहीं था। वो एक दफा वो नहीं आ सका तो रिनम ने खाना बनाकर शायदा के बेटे के हाथ उसे भिजवा दिया। वो अपने हाथ से काशान के लिए खाने बना बनाकर अब खाना बनाने में परफेक्ट हो चुकी थी, और काशान उसके हाथ के बने खाने खा खा कर वही खाने का आदी। माना कि काशी तुम्हारा शोहर बन चुका है, मगर आज उसके दिल पर बिजलियां गिराने का सामान पैदा मत करो, वरना वो कल तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सीरत ने रिनम के कमरे में आकर उसके सजे सवरे रूप को देखकर जुमला पास किया, जिस पर रिनम झेप गई। येलो और पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन लहंगे में फूलों के जेवर पहने वो कोई नाज सी गुड़िया लग रही थी। मेकअप के नाम पर नेचर शेड का ग्लॉस लगाया हुआ था। पापी, आप ऐसी बातें करके मुझे डरा रही हैं, रिनम ने नर्वस होते हुए सीरत से कहा। उफ पागल लड़की, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अगर तुम अभी से डर जाओगी तो सारी जिंदगी डरती ही रहोगी। औरत का हुस्न ही उसका हथियार होता है। तुम उस हथियार से माला माल हो, और दूसरा प्लस पॉइंट तुम्हारे पास ये है, तुम्हारा शौहर पहले से ही तुम्हारे हुस्न के आगे मुकम्मल घायल है। अब मेरी बात गौर से सुनो। कोई डरने की जरूरत नहीं है उससे। अपनी अदाओं से उसे मजबूर कर देना कि कल वो तुम्हारे आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। सिर्फ 2 बातें उसकी मानना, मगर 10 बातें अपनी मनवाना। अगर पहली रात को तुम अपनी मनवाने में कामयाब हो गई तो समझो जिंदगी भर के लिए वो तुम्हारी मानेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? सीरत बड़े बूढ़ों की तरह रिनम को समझाने में मसरूफ हो गई, और रिनम हुक्कों की तरह उसकी शक्ल देखने लगी। आपी, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजर गया, आप क्या कहना चाह रही हैं? रिनम ने उसकी बातों से मजीद नर्वस होते हुए पूछा, जिस पर सीरत ने अपने माथे पर हाथ मारा। उफ रिनम, कितनी गुतू हो। देखो, अब मैं तुम्हें आसान लफ्जों में समझाती हूँ। सीरत ने तहम्मुल से उसको दोबारा समझाना चाहा। ये क्या उल्टी सीधी पट्टियां पर आ रही हो तो मेरी मासूम और भोली भाली बीवी को? काशान ने रूम के दरवाजा, जो कि पहले से ही जरा खुला हुआ था, पूरा खोलकर सीरत से कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीरत ने हैरत से काशान को देखते हुए कहा, जो कि अब पूरा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो चुका। उसी तरफ रिनम काशान को अपने सामने देखकर और सीरत की बातों पर मजीद घबरा गई। यकीनन वो सब बातें काशान सुन चुका था। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। बाय द वे, क्या मशवरा दे रही थी तुम इसे? 2 बातें मानो, 10 बातें अपनी मनवाओ। तो सीरत बीबी, यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। बेशक मेरी बीवी हुस्न की दौलत से माला माल है, मगर काशान अहमद पर अब तक कोई काबिज हो ये नामुमकिन है। काशान तो सिर्फ मनवाना जानता है। यकीन नहीं आता तो परसों तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि कौन चारों शाने चत होता है। काशान ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों पर लाते हुए कहा। जानती हूँ तुम्हें, तुम ही काबिज हो गए, जिन जो ठहरे वो भी बेहुदा किस्म के। सीरत ने उसकी मुस्कुराहट पर तपकर कहा। माना कि हम पहले से तजर्बाकार नहीं, इस मैदान में नए उतरे हैं, मगर फतह पर पूरा यकीन है। परसों बेशक अपनी बहन से पूछ लेना किसने किसके आगे घुटने टेके। आंख मारता हुआ वो दोबारा सीरत से बोला। रिनम इन दोनों की गुफ्तगू सुनकर शर्मिंदा हुए जा रही थी, जबकि सीरत अपने सामने खड़े बेहुदा देवर की बेहूदगियां देखकर गिरती जा रही थी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? चलो निकलो, घुटने पर लिखवाना, अभी मेहमानों से घर भरा हुआ है। सीरत से कोई बात नहीं बनी तो वो बिगड़ती हुई बोली। अब जो मैं करने आया हूँ वो तुम्हारे सामने से तो करने से रहा। थोड़ी देर अपनी बीवी से बात करना चाहता हूँ। प्लीज मेहरबानी करके आप दरवाजा बंद करके यहाँ से चली जाए। शायद हम भी ऐसे मौके पर कभी न कभी आपके काम आ ही जाएं। काशान बड़े मौतबाना अंदाज में सीरत से मुखातिब हुआ तो वो एक नजर घबराई रिनम को देखकर अफसोस में सर हिलाकर चली गई, और दिल ही दिल में रिनम को मुखातिब किया। अल्लाह ही हाफिज है तुम्हारा रिनम बीबी। ये नहीं पूछूंगा कैसी हो, बल्कि मैं खुद देखने आया हूँ कि आज तुम कैसी लग रही हो। सीरत के जाने के बाद काशान रिनम को खुद से मजीद करीब करके मुखातिब हुआ। कोई आ जाएगा काशान। रिनम को अपनी धड़कन मजीद तेज होती लगी तो वो घबरा कर बोली।
तुम्हारा सीरत के फजूल मशवरों पर अमल करने का कोई इरादा तो नहीं है ना? बेशक उसने 100% सच कहा है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे हुस्न का पहले से ही घायल है, मगर मैंने भी ये गलत नहीं कहा। मनवाऊंगा अपनी को। काशान ने उसे बावर कराने के बाद साथ अपने होंठ रिनम के होंठों पर रखकर मजीद बावर करवाया। रिनम को अब अपनी धड़कनों की रफ्तार सुस्त लगी। उसने जोर से आंखें बंद की। काशान उसे बाहों में लेकर सहारा नहीं देता तो यकीनन वो जमीन बोस हो जाती। मिसेस, कल अपने आप को और इस नाजुक से दिल को थोड़ा मजबूत करके मेरे पास आइएगा, क्योंकि कल फरार का कोई रास्ता काम नहीं आने वाला। काशान रिनम के नाजुक से सरापे को बाहों में लिए रिनम के कान में कहता हुआ उसे सोफे पर बिठाकर बाहर निकल गया, और रिनम को लगा वो उसे अच्छा खासा डराकर चला गया। दरवाजा खटखटाने पर सुबान ने मसरूफ अंदाज में पूछा, मामा बुला रही हैं तुम्हें, फ्रेंड्स आ गए हैं सारे तुम्हारे। सुबान वार्डरोब खोले खड़ा था, तभी सीरत उसके रूम में आती हुई बोली, जल्दी से मेरा मोबाइल चार्जर निकालो और मेरा वॉच पकड़ाओ मुझे। वो सीरत की तरफ देखे बगैर उससे कहने लगा। सीरत बेदिली से उसका मोबाइल और वॉच लेकर उसके पास आई। ये लो। सीरत की आवाज़ पर वो पलटा। सीरत इससे दोनों चीज़ें पकड़ाकर वहां से जाने लगी। तभी सुबान ने उसका हाथ पकड़ा। सीरत ने नज़र उठाकर उसे देखा तो वो आंखों में प्यार समाये उसी को देख रहा था। दूर से मैंने गौर ही नहीं किया, तुम इतनी प्यारी लग रही हो, मेरे करीब करीब रहा करो, सुभान ने उसे बाहों में लेते हुए कहा। सीरत सर उठाकर उसे देखने लगी और तंजिया हंसी। अब दूर से ही देखने की आदत डालो, क्योंकि मामा तुम्हारे लिए कोई परफेक्ट लड़की ढूंढ रही है। सीरत की शिकायत करती नजरों को देखकर सुभान हंस दिया। यार, मैं एक अच्छी बेटी के साथ साथ अच्छा शौहर भी साबित होने वाला हूँ। मामा का हुक्म तो सर आंखों पर, मगर तुम्हारा भी उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। वैसे भी 2 शादियां करने में कोई हर्ज नहीं है। सुभान ने बाहों के घेरे को मजीद सख्त किया। सीरत को लगा वो उसे तसल्ली देगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुभान की बात सुनकर सीरत ने उसको धक्का दिया। बहुत शौक हो रहा है दूसरी शादी करने का? सीरत उसका गिरबान पकड़कर खूंखार नजरों से उसे देखते हुए पूछने लगी। क्या कर रही हो यार, सारी प्रेस खराब करोगी। सुभान सीरत को मसनूई घूरी से नवाजता हुआ बोला और इसका हाथ अपने गिरेबान से हटाए। बाढ़ में जाओ तुम सुभान अहमद, और शौक से मामा की पसंद से करो शादी, मगर सीरत से भी अच्छी उम्मीद मत रखना। गला दबाकर जान ले लूंगी डाइन की। सीरत उसे धमकाते हुए बोली और उसकी आंखों में नमी आ गई। बस इतनी ही बर्दाश्त है? मजाक कर रहा था यार, यहाँ देखो मेरी तरफ। मामा ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और ये मामा का बेटा पूरा का पूरा तुम्हारा है। आशी और रिनम की शादी से फारिग हो जाए तो उसके बाद में मामा बाबा को सब बता दूंगा। सुभान उसका चेहरा थामते हुए बोला और उसकी पेशानी पर लब रखे। नीचे चलो, सब गेस्ट आ गए हैं। सीरत अपना मूड ठीक करती हुई बोली। चलो। सुभान उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से लेकर बाहर निकल गया। आज बारात का दिन था। आज की तकरीब के लिए सुभान ने होटल बुक कराया था। बहरोज और युसरा फराह आशिर के साथ होटल पहुंच चुके थे, क्योंकि गेस्ट आना शुरू हो गए थे। सुभान अपने रूम में तैयार हो रहा था। उसका इरादा सीरत के साथ रिनम को लेकर होटल पहुंचने का था। आज शाम से ही काशान भी वहीं पर मौजूद था। वो भी यहीं से होटल पहुंचने का इरादा रखता था। ये देखो सोबी, मामा फूलों के गजरों से भरा थाल जल्दी में यहीं भूल गई हैं। सीरत हाथ में थाल उठाए सुभान के कमरे में आकर कहने लगी। आज उसने सुभान का दिलाया हुआ लाल कलियों का फ्रॉक पहना हुआ था, जो कि काफी हैवी था, मगर उस पर लाइट से मेकअप में वो बेहद हसीन लग रही थी। कोई बात नहीं, मैं गुलाम बख्श से कहकर कार में रखवा देता हूँ, तुम जरा यहाँ आओ मेरे पास। सुभान खुद भी तैयार हो चुका था। वो सीरत के हसीन से सरापे पर गहरी नजर डालता हुआ बोला, सोबी इंसान बन जाओ, रिनम को लेकर हमें होटल पहुंचना है। सीरत उसकी पुरशौक नजरों को देखकर कहते हुए रूम से जाने लगी। सुभान ने इसको रूम से बाहर जाता देखकर फौरन से उसका हाथ खींचा और खुद से करीब किया। सीरत के हाथ में मौजूद थाल नीचे गिर पड़ा। ये क्या किया तुमने सोबी? पूरा थाल गिरा दिया। मालूम है कितनी बुरी अलामत होती है इस तरह थाल का गिरना। सीरत उसको घूट पर कहती हुई फूल और गजरे समेटने लगी। ये कौन सी दकिया उन्नूसी बातें शुरू कर दी हैं तुमने? वो भी उसकी मदद करता हुआ बोला, मैंने सुना है इसे थाल गिरने से शादीशुदा जोड़े पर बुरी नजर लग जाती है। सीरत ने सुभान को देखते हुए कहा, अल्लाह ना करे तो काशी और रिनम पर किसी की बुरी नजर लगे। फजूल किस्म की बकवास है ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता। सुभान पेशानी पर शिकन लाए बोला और सीरत के हाथ से थाल लेकर साइड टेबल पर रखा। कभी तो अपने मेरे बारे में भी सोच लिया करो। मैंने इन दोनों की बात नहीं की है, कपल हम दोनों भी हैं। सीरत बोलती हुई जाने लगी। एक बार फिर सुभान ने उसका हाथ पकड़कर खुद से करीब किया। हम दोनों को रिश्ते को लेकर भी आइंदा ऐसी बात मत करना। मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते पर भी किसी की बुरी नजर नहीं लगने दूंगा। सुभान उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, जिस पर सीरत मुस्कुरा दी। चलो जल्दी से, रेनम का मैसेज आया है, वो वेट कर रही है हमारा।
सीरत बोलती हुई रूम से बाहर जाने लगी। तभी सुभान ने उसके गिर्द अपने हाथ बांधे। पहले मुझे जी भर कर देख तो लेने दो। तुम्हें मालूम हो ना, मैं बाद में बिजी हो जाऊंगा, मौका नहीं मिलेगा। सुभान ने कहते के साथ अपने होंठ उसके माथे पर रखे। तुम मेरा सारा मेकअप खराब कर दोगे, सीरत ने उसको घूरते हुए कहा। कोशिश करूंगा ज्यादा खराब ना हो, और अगर खराब हो गया 5 मिनट दूंगा, सही करके कार में आ जाना। वो बोलने के बाद उसके गाल पर अपने होंठ रख चुका था। हम्म, यार माना तुम दोनों मियाँ बीवी हो, मगर रूम का दरवाजा तो बंद करना चाहिए। अब आने वाला तो अपनी आंखें बंद करने से रहा। पाषाण की आवाज पर सुभान एकदम सीरत से दूर हटा। वहीं सीरत भी शर्मिंदा हो गई, जबकि वो इन दोनों को शर्मिंदा देखकर मुस्कुराता हुआ रूम में दाखिल हुआ। लाइट गोल्डन शेरवानी जिस पर नफासत से मेहरून कलर का काम किया हुआ था, उसमें काशान की शख्सियत खूब जच रही थी। पागल हो गए हो क्या? इसकी आंख का काजल फैल गया था, वही देख रहा था। सुभान अपने आप को नॉर्मल करता हुआ काशान को वजाहत देने लगा। चलो अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, वैसे अच्छा अंदाज है काजल चेक करने का। मैं कार में तुम दोनों का वेट कर रहा हूँ। तुम सीरत की दूसरी आंख का काजल भी देखकर बाहर आ जाना। काशान खबासत हंसकर बोलता हुआ बाहर निकल गया, जबकि सुभान अपना सर खुजाने लगा। ये सच्ची में बहुत ज्यादा खबीस निकला है बड़ा होकर। सीरत ने जितनी संजीदगी से कहा, सुभान ने उतनी जोर का कहका लगाया और कार की कीज और मोबाइल को पॉकेट में रखता हुआ सीरत का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। वो लोग होटल पहुंच चुके थे। रिनम को लाकर काशान के साथ बिठाया गया। आज सही मानों में काशान उसके हुस्न को देखकर चारों शाने चित हुआ था। दुल्हन बनकर रिनम पर एक अलग ही रूप आया था। रेड और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन ब्राइडल ड्रेस में वो किसी और जहां की अप्सरा मालूम हो रही थी। रिनम तुम इतनी प्यारी लग रही हो, लगता है आज काशान भाई की खैर नहीं। येशल ने स्टेज पर आकर रिनम के कान में सरगोशी की। तुम्हारी सहेली दूसरा जुमला गलत बोल गई है। आज काशान की नहीं, मिसेस काशान की खैर नहीं। येशल के स्टेज से जाने के बाद काशान सामने देखता हुआ बराबर में बैठी रिनम से बोलने लगा। रिनम ने हाथ में मौजूद कलश को मजबूती से थाम लिया। थोड़ी देर बाद काशान स्टेज से उठकर अपने दोस्तों से मिलने चला गया। रिनम स्टेज पर अकेले बैठी थी, तभी माया उसके पास आई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, आखिरकार तुमने काशान को हासिल कर ही लिया। हुस्न चीज ही ऐसी होती है कि हर कोई उसका दीवाना हो जाता है। चलो देखते हैं तुम्हारे हुस्न का जादू अपने शौहर पर कब तक चलता है। माया मुस्कुराते हुए उससे कहकर स्टेज से नीचे उतर गई, जबकि माया की बात सुनकर रिनम का दिल अजीब सा हो गया। 20 मिनट पहले ही फराह और सीरत उसे काशान के बेडरूम में बिठाकर रूम से गए थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, और आखिरकार वो वक्त आ गया जब काशान अपने बेडरूम का दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आया। दरवाजा लॉक किया। अब रिनम की धड़कनें बेतरतीब होने लग गईं। काशान पर बेड पर बैठी हुई रिनम को देखकर चलता हुआ उसके पास आकर बैठा और उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में थामकर उसे गरमाइश फराहम करता हुआ बोला, बेशक तुम्हारा हुस्न ये हुनर जानता है कि कैसे अपना आप मनवाया जाए, मगर मुझे तुम्हारे हुस्न के साथ साथ तुम्हारी नेचर ने भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। कभी भी एक हद से ज्यादा बेबाक और बोल्ड लड़की मुझे पसंद नहीं, जो अपनी जहानत के झंडे गाड़ने के लिए या अपना आप मनवाने के लिए मर्दों के शाना बशाना चलने के चक्कर में मर्दों से मुकाबले पर उतर आती हैं। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। काशान उसका हाथ थामते हुए उसे अपनी पसंद की वजह बता रहा था। और अगर मेरी नेचर ऐसी नहीं होती तो यकीन आज यहाँ मेरी जगह कोई और होती। रिनम ने जुर्रत करके दिल में उठता हुआ सवाल हिचकिचाते हुए काशान से पूछा, तो वो इसकी बातों पर मुस्कुराया। ऐसी बात नहीं है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा तुम्हारा हुस्न ये हुनर जानता है कैसे अपना आप मनवाया जाए। काशान अहमद को तुमने तस्खीर कर लिया है, इस वजह से तुम यहाँ पर मौजूद हो। अगर तुम्हारी नेचर मेरी तबीयत से मेल ना खाती तो उसके बावजूद मेरा दिल तुम पर आ जाता तो मेरी जान काशी ये फन रखता है कि कैसे अपनी बीवी को अपने रंग में रंगे। इस सारे रंग उतार कर अपने रंग चढ़ा देना काशान अच्छी तरह से जानता है, मगर आज रात मैं तुम पर सिर्फ अपनी मोहब्बत का रंग चढ़ाने का इरादा रखता हूँ। काशान रिनम का हाथ थामे खड़ा हुआ और अपना दूसरे हाथ उसके दूसरे हाथ की तरफ बढ़ाया। जिसे थोड़ी झिझकने के बाद रिनम ने थामा तो काशान ने उसको सहारा देकर खड़ा किया। काशान के आखिरी जुमले से रिनम का हाथ आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था, जिसको काशान बाखूबी महसूस कर सकता था। वो रिनम का हाथ थामे उसे ड्रेसर के पास लेकर आया। उसका हाथ छोड़कर ड्रेसर की दराज से एक छोटी सी डिबिया निकाली, जिसमें एक खूबसूरत सी डायमंड की लौंग मौजूद थी। काशान ने वो डायमंड की नोज पिन रिनम को पहनाई और रिनम का चेहरा ऊपर करके उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मेहर सख्त की, जिस पर रिनम की धड़कनें एक बार फिर बेतरतीब होने लगी। बारी बारी उसका सारा जेवर उतारने के बाद काशान ने वार्डरोब से नाइट ड्रेस निकालकर रिनम को थमाया।
जाओ चेंज करके आओ। काशान उसके चेहरे को देखता हुआ बोला, जो यकीनन नाइट ड्रेस को देखकर सुर्ख हो चुका था। रिनम ने निचला होंठ दांतों में दबाकर काशान के हाथों नाइट ड्रेस लिया तो काशान उसका दूसरा हाथ थामे मेहंदी के खूबसूरत नक्शो निगार देखने लगा। तुम्हारे हाथ में लगी मेहंदी का रंग ज्यादा गहरा है या मेरी मोहब्बत का, इसका अंदाजा तुम्हें बखूबी सुबह तक हो जाएगा। वो उसकी हथेली को चूमता हुआ कहने लगा। इतना छोटा और खुला नाइट ड्रेस वो कहीं से भी इस काबिल नहीं था कि उसे पहन कर रूम से बाहर जाया जाए। रिनम ने चौथी बार दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर वापस हटाया। रिनम को समझ में नहीं आ रहा था तो नाइट ड्रेस को किस तरह घुटनों से खींचकर नीचे तक लाया जाए, कंधों पर मौजूद बाड़ी के स्ट्रैप को किस तरह फैलाकर वो बाजुओं को ढाके। रिनम ने बेचारगी से सोचा और दिल का थोड़ा मजबूत करके अपनी आंखें बंद करते हुए दरवाजे का हैंडल घुमाया। बेडरूम के अंदर दाखिल होते के साथ ही उसने अपनी आंखें खोली। रूम में पहले से ही अंधेरा था। बेड पर काशान बैठा हुआ स्मोकिंग कर रहा था। वो भी ट्राउजर और टी शर्ट में मौजूद था। यकीनन जितनी देर रिनम ने बेडरूम में आने में लगाई थी, उसने भी अपना ड्रेस चेंज कर लिया था। तभी लैंप की मध्यम रोशनी कमरे के माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। रिनम चलती हुई बेड के मुखालिफ साइड पर आई और चुप करके बेड पर बैठ गई। उसके हाथ पांव यक हो रहे थे, मगर उसकी वजह एसी की कूलिंग हरगिज नहीं थी। काशान उसका घबराना झिझकना नोट कर रहा था। वो सिगरेट एश ट्रे में मसलकर रिनम के पास आया। रिलैक्स मेरी जान, मैं महरम हूँ तुम्हारा। वो उसे बेड पर लेटाकर उस पर झुका हुआ कहने लगा। रिनम काशान की बात पर खुद को रिलैक्स तो क्या करती, मजीद नर्वस होने लगी। यू आर माई डॉल। वो अपने हाथ की उंगलियां रिनम के चेहरे पर फेरता हुआ कहने लगा। आई वॉन्ट टू प्ले गेम विथ यू। उसने अनोखी फरमाइश के बाद रिनम की शेरक पर अपने होंठ रखे। उसके सांसों की गरमाइश अपनी गर्दन पर महसूस करके वो खुद में सिमटने लगी और एहतिजाजन काशान की शर्ट शोल्डर से पकड़ ली। आई विल फील बैड इफ यू रिफ्यूज टू डू सो। वो अपनी शर्ट से रिनम का हाथ हटाता हुआ कहने लगा। आगे की मजीद पेशरफ्त पर रिनम ने मजबूती से बेडशीट को मुट्ठी में जकड़ लिया। इतनी ही नरमी से काशान ने उसके हाथों को पकड़कर उसे रिलैक्स किया। उसका शर्माना, झिझकना और खुद में सिमटना देखकर काशान ने लैंप की मध्यम रोशनी को भी बंद कर दिया। वो अपने अंदाज में नरमी लाए हुए अपनी डॉल पर मोहब्बत की बारिश कर रहा था। सीरत आईने के सामने खड़े हुए अपनी ज्वेलरी उतार रही थी जब मोबाइल पे मैसेज टोन बजी, जिसने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मुजम्मिल की। ओपन द डोर। सुभान का मैसेज पढ़कर वो बेड से दुपट्टा उठाती हुई दरवाजा खोलने गई। क्या कोई काम था? सुभान ने अंदर आकर दरवाजा लॉक किया तो सीरत ने उसे देखकर पूछा, क्यों बिना काम के मैं अपनी बीवी के पास नहीं आ सकता? सुभान सीरत को देखता हुआ बोला और बेड पर लेट गया। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो काफी थक चुका था। कभी इस तरह मैसेज करके नहीं आए, इसलिए पूछा। सीरत बेड पर उसके पास बैठते हुए बोली, घर पर मेहमान मौजूद हैं, इसलिए एहतियातन मैसेज किया था। तुम बताओ क्या कर रही थी? सुभान उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी चूड़ियों को छेड़ता हुआ बोला, बस ड्रेस चेंज करने लगी थी। तुम थक गए हो, चाय बनाओ तुम्हारे लिए? सीरत सुभान के ख्याल से बोली और उसका जवाब सुने बगैर रूम से बाहर चली गई। आज सुबह से ही वो घन चक्कर बना हुआ था। बहरोज के बीमार होने की वजह से रिनम की शादी के सारे कामों की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। सब अपने अपने रूम में थे। सीरत ने किचन में जाकर सुभान के लिए चाय बनाई और अपने रूम में आ गई। सुभान अभी तक उसी जाविये में लेटा हुआ था, शायद सीरत का इंतजार कर रहा था। सीरत ने चाय का कप उसके सराहने रखा तो सुभान उठकर बैठा। अब की बार सीरत ने दरवाजा लॉक करके एहतियात से काम लिया और सुभान के पास आकर बैठी। इस तरह कब तक एहतियात से काम लोगे सोबी? मेरे ख्याल में अब तुम्हें मामा बाबा को मेरे और अपने बारे में बता देना चाहिए। यार अजीब बात करती हो तुम भी, देख तो रही हो आज रिनम और काशी की शादी हुई है। अभी फौरी तौर पर कैसे बता सकता हूँ इतनी बड़ी बात? मैं बताया तो है कि बहुत जल्द बात करूंगा मामा बाबा से हमारे रिश्ते के बारे में। मुनासिब वक्त देखकर सुभान अपनी बात मुकम्मल करके चाय पीने लगा। तुम यूं ही बैठकर मुनासिब वक्त का इंतजार करो। वहाँ तुम्हारी मामा की दोस्त मिसेस शबली मेरा इंटरव्यू लेते हुए मेरा क्वालिफिकेशन पूछ रही थी और ये कि मुझे कुकिंग आती है कि नहीं। सीरत ने सुभान के आराम पर जलकर कहा, व्हाट? मगर उनकी टेंशन नहीं लो। उन्हें तो 4 साल हो गए अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढते हुए और तमाशे करते हुए। शादी के बगैर ही बूढ़ा हो जाएगा वो तो। सीरत की बात सुनकर सुभान की पेशानी पर नागवार लकीरें उभरी और सीरत को इत्मीनान दिलाने के गर्ज से उसको बताने लगा, चलो इनकी तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं, लेकिन कल को कोई और सवाली बनकर आ गया तो फिर? सीरत ने संजीदगी से सुभान से पूछा,
یار سیرت، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ میں یہاں پر تمہارے پاس خود کو ریلیکس کرنے آیا ہوں اور تم ہو کہ ٹینشن والی باتیں شروع کر رہی ہو۔ میری جان، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ایسا کچھ ہونے ہی نہیں دوں گا، میرا یقین کرو۔ سبحان نے چائے کا خالی کپ سائڈ پر رکھتے ہوئے سیرت سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم خود کو ریلیکس کرو، اب میں تمہیں ٹینشن نہیں دوں گی، سیرت بولتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر جانے لگی۔ تبھی سبحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ سبحان نے سیرت کو غور سے دیکھ کر پوچھا۔ ریڈ کلر کے ڈریس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سارا وقت تو اس کو دیکھ نہیں پایا، ابھی اسے فرصت ملی تھی، تبھی وہ اس کے بیڈ روم میں آیا۔ چینج کر کے آتی ہوں، سیرت نے اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں، تھوڑی دیر ایسے ہی بیٹھی رہو میرے پاس۔ سبحان کے التجائی انداز پر وہ دوبارہ سبحان کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک سبحان لیٹے ہوئے اس سے باتیں کرتا رہا۔ تھکن کے باعث سبحان کی وہیں آنکھ لگ گئی۔ سیرت نے اپنا ڈریس چینج کیا۔ سوتے ہوئے سبحان کو اٹھانا اچھا نہیں لگا، اس لیے لائٹ آف کر کے وہ خود بھی سبحان کے برابر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح 7 بجے سبحان کی آنکھ کھلی۔ اپنے برابر میں سیرت کو سوتا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ سیرت سے باتیں کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سیرت کو سوتا چھوڑ کر اس کے روم سے نکلا۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے سبھی اپنے اپنے روم میں سو رہے تھے۔ بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا ہوا وہ اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا، مگر کچن سے نکلتی ہوئی یسرا کی سیڑھیوں سے اوپر سیرت کے روم کا دروازہ کھلنے پر نظر پڑی۔ سیرت کے روم سے سبحان کو اپنے روم میں جاتا دیکھ کر وہ بری طرح چونکی۔ وہ بہروز کے لیے ناشتہ بنانے کے غرض سے کچن میں آئی تھی تاکہ صبح کی دوا بہروز کو دے سکے، مگر یہ منظر دیکھ کر وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ سبحان اتنے سالوں سے اس کے پاس رہ رہا تھا، وہ اس کے نیچر سے اچھی طرح واقف تھی۔ یسرا نے ہمیشہ اپنے اور رنم کے لیے یا دوسری عورتوں کے لیے اس کی نظر میں اور انداز میں احترام دیکھا تھا، پھر وہ کس طرح سیرت کے روم میں جا سکتا تھا، وہ بھی اتنی صبح؟ شاید وہ سیرت کو پسند کرتا ہو۔ یسرا کے دل میں خیال آیا، اگر ایسا تھا بھی تو یہ کوئی مذائقہ نہیں، وہ سبحان کی پسند کو ہی ترجیح دیتی، مگر پسند اپنی جگہ۔ پھر بھی اسے اتنی صبح سبحان کا سیرت کے کمرے سے نکلنا عجیب لگا۔ رنم کی آنکھ کھلی، اس نے سائڈ پر گردن موڑ کر گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اس پور رات کے نچھاور کردہ کاشان کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بات لینے کی غرض سے واش روم جانے کی نیت سے اٹھی، تبھی کاشان نے اس کا سر دوبارہ اپنے سینے پر رکھ کر لٹایا۔ کیوں اٹھ گئی ہو اتنی جلدی؟ سو جاؤ تھوڑی دیر۔ کاشان نے بند آنکھوں کے ساتھ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں اس سے بولا۔ آپ ہی اور بھیا آتے ہوں گے، آپ بھی اٹھ جائیں۔ رنم کاشان کو دیکھے بغیر آہستہ سے بولی۔ نہیں آئے گا تمہارا بھیا اتنی جلدی، میں نے اس کو کل رات ہی بول دیا تھا، صبح جلدی آ کر ہمیں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے آنا۔ کاشان نے بند آنکھوں کے ساتھ رنم کو اپنا کارنامہ بتایا، جس پر وہ کاشان کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے بھیا کو ایسا بول دیا، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ رنم نے سبز آنکھوں میں حیرانی سمائے ناراضگی سے بولا، جس پر کاشان نے اپنی آنکھیں کھولی۔ جو تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوگا، اور ویسے بھی تمہارا بھیا میرا بھی بھائی لگتا ہے، اس لیے زیادہ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جادوگرنی؟ کاشان اس کے گلابی گالوں پر انگلیاں پھیرتا ہوا بولا۔ جادوگرنی؟ آپ میرے لیے ایسے لفظ بول رہے ہیں کاشان؟ رنم کو کاشان کے منہ سے اپنے لیے ایسا لفظ سن کر افسوس ہوا۔ اور کیا بولوں، آہستہ آہستہ اپنا جادو تو چلاتی آئی ہو اب تک، اور کل رات تو اپنے حسن کا ایسا جال بچھایا کہ کاشی کو تو اپنا ہی ہوش نہیں رہا۔ وہ خمار بھری آواز میں بولتا ہوا رنم کو لٹا کر اس پر جھکا، مگر اگلے ہی پل رنم کا موبائل بج اٹھا، جس پر کاشان نے ناگواری سے اس کے موبائل کو گھوڑا اور اٹھ کر بیٹھا۔ رنم کاشان کے خراب موڈ ہونے پر معذرت بھری نظریں کاشان پر ڈال کر کال ریسیو کرنے لگی۔ ہیلو، کون؟ گھبراہٹ میں رنم موبائل پر نام دیکھنے کے باوجود سیرت سے بے وقوفی کا سوال کر بیٹھی۔ کون کی بچی؟ ایک رات میں ہی اپنی آپی کو بھول گئی ہو؟ آ رہی ہوں تھوڑی دیر میں، پھر اچھی طرح بتاتی ہوں کون۔ رنم کی آواز سن کر سیرت نان سٹاپ شروع ہو گئی، جبکہ دوسری طرف کاشان، اور صرف اس افتداد پر رنم بوکھلا گئی۔ آپی، آپ نے کیوں فون کیا؟ کاشان خود پر جھکتا دیکھ کر رنم گھبراتی ہوئی سیرت سے پوچھنے لگی۔ چیک کر رہی تھی کہ تم جاگی ہوئی ہو یا سوئی ہو۔ اور کیا کر رہی ہو اس وقت؟ سیرت اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ اس وقت کیا کر رہی ہوں میں؟ آپی میں اس وقت نہیں، پلیز صبر۔ کاشان نے کھینچ کر رنم کو بیڈ پر لٹایا تو بے ساختہ رنم کے منہ سے نکلا، ہیں کیا بول رہی ہو بہن؟ کل تو ٹھکانے پر ہے تمہاری؟ سیرت نے پہلے اپنے موبائل کو گھوڑا، پھر حیرت سے وہ رنم کو بولی، نہیں کاشان۔ رنم نے کی گردن پر کاشان جھکا تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا یہ لفظ وہ کاشان کو بولنا چاہ رہی تھی، جس کا کاشان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔
और सीरत दोबारा मोबाइल को आंखें फाड़े देखने लगी। क्या? कल तक तो तुम नॉर्मल थी रिनम, ये सुबह सुबह क्या हो गया है तुम्हें? कहीं वो भूत तो नहीं जागा हुआ? सीरत फिक्रमंदी से पूछने लगी, मगर आखिरी बात उसने शरारत से पूछी। ऐसा ही है, रिनम ने कोड वर्ड में बताना चाहा। काशान की बढ़ती हुई जिसार को कर रिनम का सांस ही रुकने लगा। वो गर्दन के इशारे से बार बार काशान को मना कर रही थी, जबकि वो इशारे से उसे फोन रखने का कहता, मगर सीरत अगली बात शुरू कर देती और काशान को ऐसी शरारत जिस पर रिनम मजीद बौखला जाती। क्या कर रहा है वो जिन इस वक्त? सीरत मजे से रिनम से पूछने लगी। वो वही नहीं, मेरा मतलब है, प्लीज कोई तो समझो मेरी बात को। रिनम ने आखिरी जुमला झंझलाकर अब दोनों को बोला, जिस पर एक तरफ सीरत तो दूसरी तरफ काशान, दोनों को स्टॉप लगा। काशान ने रिनम की हालत पर तरस खाते हुए मोबाइल उसके हाथ से लिया। क्या मसला है भाई तुम्हारे साथ? क्यों पकाए जा रही हो सुबह सुबह हम दोनों को? काशान सीरत से सीरियस होकर पूछने लगा। मैं तो अपनी बहन से बात कर रही थी, तुम क्यों जाग रहे हो और क्या कर रहे हो? सो जाओ एक तरफ पड़कर। काशान की आवाज सुनकर सीरत ने उसे नरूठेपन से कहा, तुम्हारी बहन मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी की आंख का काजल चेक कर रहा हूँ, कहीं फैला तो नहीं? और कुछ जानना है तुम्हें? काशान ने उस संजीदगी से पूछने लगा। नहीं। सीरत को कल रात वाला अपना सुबान का सीन याद आया तो बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, तो तुम जाग क्यों रही हो? एक तरफ पड़कर सो जाओ। काशान उसी के अंदाज में बोलता हुआ लाइन डिस्कनेक्ट कर गया। सारा वक्त बर्बाद कर दिया तुम्हारी बहन ने। काशान दोबारा रेनम के गुलाबी गालों को देखकर बोलने लगा, जो कि थोड़ी देर पहले शर्मो हया से सुर्ख हो चुके थे। काशान में फ्रेश हो जाती हूँ, ड्रेसेस भी तो रखने हैं बैग में। रेनम बेड से उठती हुई बोली, ड्रेसेस किस खुशी में रखने हैं बैग में? काशान अब संजीदगी से उसको देखकर पूछने लगा। वो हमारे यहाँ रस्म होती है, वलीमे के बाद लड़की मैके में रुकती है। हमारा वलीमा आज ही है, तो इसलिए सोचा बैग भी अभी से पैक कर लूं। रिनम काशान की नजरों से हिचकिचाते हुए उसे बताने लगी, फजूल की रस्में हैं ये सब, अभी सूबी आएगा तो तुम सिर्फ 2 घंटे के लिए जा रही हो अपने घर। आंटी अंकल से मिलकर वापस आ जाना और मेरे साथ शॉपिंग करवाना, क्योंकि हमारा आज वलीमा है और कल दोपहर को हमारी फ्लाइट पड़ेगी। हनीमून ट्रिप के लिए निकलना है, बाद में मुझे ऑफिस की तरफ से छुट्टियां नहीं मिलेगी। काशान ने खड़े होकर नरमी से उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए अपना प्रोग्राम बताया, जिस पर सर हिलाकर खामोश हो गई।